नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीतकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में भाग तीसरा लेकर आए हैं। ये प्रश्न हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करें। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला हम यूथ कंपटीशन बुक से लेकर आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601 की है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी की, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम विज्ञान गीता। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या: केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया इसका रचना काल है 1591 में, रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की है। इसमें राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध ग्रंथ है। और जबकि कवि प्रिया 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास देव की रचना है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भाव विलास का रचना काल है 1689 ईस्वी। देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इसका मूल नाम देवदत्त था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न है। अष्टायाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि रचनाएं हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माकर भट्ट की रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाएं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली आदि रचनाएं घनानंद की हैं। बिहारी की रचना एकमात्र रचना बिहारी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्ति है। पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीज्यों हियो, चाय के रंग में भीज्यों हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है घनानंद। विकल्प सी सही है इसका। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। चाय के रंग भीजे हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जूं के कवित्व बखानो। ये पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में कही गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है, इनकी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। घनानंद के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है? रसराज ग्रंथ का रचयिता मतीराम है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसराज के रचयिता मतीराम हैं। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य सार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मतीराम के बारे में। शुक्ल ने लिखा है, मतीराम की सी रस स्निग्ध
और प्रसादपूर्ण भाव रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के बारे में कहा। चलिए अगला प्रश्न। भूषण के काव्य की भाषा थी। भूषण के काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या। भूषण वीर रस के कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा था। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की थी। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवाबामनी, छत्रसाल दशक वीर रस से ओतप्रोत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में लिखा है। चलिए अगला प्रश्न। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध 50 माना जाता है। विकल्प ए सही है। प्रबोध 50 पद्माकर का ग्रंथ है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। भूमिजा है नागार्जुन की। भूमिजा है नागार्जुन की। गीतावली है तुलसीदास की, जो कि ये ब्रज भाषा में लिखित है। नल दमयंती है राजा कीर्ति वर्मा की। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 78। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल शगुन धारा फुटकल रचनाएं जिसके अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा जाता है? किस कवि को कवि हृदय नहीं मिला था? उनमें वो सहृदयता भावुकता न थी। एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये किस कवि के बारे में कहा गया है? विकल्प सी केशवदास के बारे में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वो सहृदयता भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशवदास के लिए कहा है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। रचना काल के अनुसार विभिन्न कृतियों का क्रम है। ललित ललाम का समय है 1664 ईस्वी की है। और भाव विलास की 1689 ईस्वी की है। और श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी की है। जगत विनोद 1803 के लगभग की है, जो कि पद्माकर भट्ट की है। ललित ललाम मतीराम की है। और भाव विलास देव की है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए सही है। यहाँ पर दिया हुआ है, क्रम से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ना ही नाई को थोरी मांगे सब देन कहें किस कवि की पंक्ति है? ना ही नाई की थोरी मांगे सब देन कहें किस पंक्ति है? ये सेनापति की है। विकल्प डी सही है। सेनापति की है, जो इस प्रकार ना ही नाई करे थोरी मांगे सब देन कहे मांगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख की पट देत बार बार सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। ये सेनापति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद देव की रचना है। कवि देव की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध थे। देव आचार्य एवं
कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। देव कविता में अभिधा को महत्व देते थे। काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत कबीर। ये काव्य रसायन की पंक्ति है जो कि देवदत्त यानी देव की कविता से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? काव्य निर्णय का रचयिता भिखारी दास की रचना है। विकल्प डी सही है। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। ये रीत काल के रीतबद्ध धारा के कवि हैं। रीत कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास की कुछ रचनाएं निम्न है। रस सारांश, इसका रचना काल है 1742 ईस्वी। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी की है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी की। ये तीनों रचनाएं भिखारी दास की हैं। चलिए अगला प्रश्न, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? केशवदास ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। चलिए इसकी व्याख्या, ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया था? बिहारी ने एकमात्र बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, उसमें दोहा का प्रयोग किया था। ये सभी दोहे थे। विकल्प बी सही है। दोहा छंद का प्रयोग किया ये रीत सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। चलिए अगला प्रश्न, इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा के रचयिता बोधा। विकल्प बी सही है। बोधा की रचना है। इश्कनामा बोधा की रचना है। चलिए, इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं बीरावारिस रीत मुक्त काव्यधारा के अन्य कवि हैं। आलम, घनानंद ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीतकालीन रीत मुक्त कवि हैं। जबकि केशवदास, देव, ये सभी रीतबद्ध कवि हैं और रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत बिहारी आते हैं। रसलीन का मूल नाम है। रसलीन का मूल नाम है विकल्प डी सैयद गुलाम नबी रसलीन का मूल नाम है। इनकी रचना है अंगद दर्पण और रस प्रबोध, इनकी रचनाएं हैं। चलिए, रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं हैं, अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध में दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रीतकालीन प्रश्न है 87वां, रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें विकल्प सी नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ये नहीं है। बाकी ये ए बी डी ये सभी रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति हैं और बल्कि विकल्प सी नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ये नहीं है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण यानी कि श्रृंगार रस से पूर्ण कविताएं या रचनाएं की जाती थी। कवि अधिक रमे हुए थे क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास
की वस्तु मात्र समझा जाता है। चलिए देखते हैं रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आचार्यत्व प्रदर्शन, इसमें अधिकतर लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, ब्रज भाषा की प्रधानता, ये सभी रीतकालीन प्रवृत्तियाँ। प्रश्न है 88वां। मेरी भव बाधा और हरव राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिति दुति होय, में रेखांकित अंश से संकेतिक नहीं है। इसमें का बताना है रेखांकित से संकेतित नहीं है। विकल्प बी गौरवाणी राधा का श्यामवाणी होना, ये नहीं है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंश में गौरवाणी राधा का श्यामवाणी होना संकेतिक नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वो चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। श्याम अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी का समय है 1595 ईस्वी से 1663। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। चलिए अगला प्रश्न पंक्ति है। शनि कज्जल चक झस लगन, उपज्यों सुदिन स्नेहु, क्यों क्यों ना नृपति हैं भोगमय, लहि सुदेश सब देव। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? इस दोहे में बिहारी ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय शिशु का जन्म होता है, तो वो शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कहा है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। चलिए अगला प्रश्न पंक्तियां हैं। तौ परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हैं उर्वशी समान, में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा विशेष, दूसरी में उर में वशी मतलब हृदय में वशी भूषण, और तीसरे का भूषण विशेष। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रत्नाकर जी ने उर्वशी को क्रमशः अप्सरा विशेष, उर में वशी भूषण विशेष अर्थ निर्धारित किया है। ये दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिका, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 नामक टीका लिखी, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती। बिहारी सतसई पर कविहाल की रचना है गाथा सप्तशती और अमरूक
कृत, अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्य की रचना है। आर्या सप्तशती संस्कृत का प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई में। और बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 मानी जाती है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी जाती है। प्रश्न है 91वां, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? पढ़ते हैं। जम कर मुँह तरहरि परियो इह धरहरि चितलाऊं, विषय तुषा परिहरि अजव नरहरि के गुण गाऊं। इसमें भक्ति का वर्णन है। मेरी भव बाधा रव राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिति दुति होय। इसमें भी भक्ति का वर्णन है। अजव तरयौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक वास बेसर लहो बसी मुक्तन के संग। इसमें भी भक्ति रस का वर्णन है। और विकल्प डी, फिर चित उत ही रहूं रहतूं, टूटी लाज की लाऊं, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। इसमें नहीं है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दोस्तों इसके पहले हम बिहारी के बारे में इसके उपयुक्त क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जाता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये किसका कथन है? ये कथन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रतीत होते हैं, घनानंद से श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। घनानंद का समय है 1689 से 1739। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे, के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। घनानंद को रीत काल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। किसने किया? शुक्ल जी ने लिखा है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीत सुजान अनीति करोजिन, हाहा न होजिए मोही अमोही, दीठ को और कहूँ नहीं ठौर, फिर द्रग रावरे रूप की दोही, एक विशास की टेक गहे लगी, आस रहे बस प्राण बटोही, हूँ घन आनंद जीवन मूल, दय कित प्यासन मारत मोही। उक्त समय के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? विकल्प डी, दीठ ठौर में विरोधी भाव नहीं है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उक्त सवैये के संदर्भ में दीठ ठौर में विरोधी भाव नहीं है। शेष विकल्पों में विरोधी भाव है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश आदि हैं। विरह लीला और इश्कलता फारसी छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजभाषा की रचनाओं का
सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीतकाल की रीत मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलमबोधा ठाकुर द्विजदेव रीत मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? भाषा भूषण केशवदास का ना होकर ये जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। केशवदास का नहीं है भाषा भूषण। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि रचनाएं केशवदास की हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। चलिए अगला प्रश्न। रीत काल के कौन कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? सॉरी दोस्तों, रीत काल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीत काल के गोपाल चंद गिरधर दास भारतेंदु जी के पिता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है नाहुस। गोपाल चंद गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है, जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ चालीसा। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नाहुस लिखने का श्रेय प्राप्त होता है। गोपाल चंद गिरधर दास ने दो काव्य कृतियाँ लिखी हैं, जिसमें भारती भूषण छंदों वर्णन की रचना ये गोपाल चंद गिरधर दास की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्त रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी जाती है। इसमें अध्यायों को तरंग कहा जाता है। इसमें 394 छंद है। इसमें राम कथा का वर्णन है। इनकी एक अन्य रचना है काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई के 713 दोहे हैं। विकल्प बी सही है, लेकिन कहीं कहीं 719 भी माना जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। किसके अनुसार? जगन्नाथ रत्नाकर के अनुसार। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे भेदे शकल शरीर। ये बिहारी के संदर्भ में कहा गया। चलिए अगला प्रश्न। रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने की? रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा मिस्र बंधुओं ने की। विकल्प ए सही है। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है। प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभिक काल, इसमें 700 से 1343 विक्रम संवत तक है। उत्तर आरंभिक काल, इसका समय है 1344 से 1444 विक्रम संवत। इसके बाद माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1560 विक्रम संवत तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है 1561 से 1680 विक्रम संवत तक इन्होंने माना है। अलंकृत काल यानी रीत काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल, इसका समय है 1681 से 1790 विक्रम संवत तक। और उत्तरालंकृत काल, इसका समय है 1791 से 1889 विक्रम संवत।
चौथा है परिवर्तन काल, इसका समय है 1890 से 1924 विक्रम संवत तक। और पांचवा है वर्तमान काल, जिसका समय है 1926 से विक्रम संवत से अब तक। इन्होंने पूरे समय को 5 भागों में बांटा है। चलिए अगला प्रश्न, फूल मंजरी कृत की रचना किसने की? फूल मंजरी कृत की रचना किसने की? इसका उत्तर है फूल मंजरी कृत की रचना मतीराम ने की। विकल्प डी सही है, मतीराम ने की। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। आचार्य शुक्ल जी ने रीतकाल के आचार्य शुक्ल का कथन है, रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में पद्माकर किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के बारे में कहा है। चलिए अगला कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का गृहस्थी का कवि कहा जाता है। मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा जाता है। सॉरी दोस्तों। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल ए आफशा यानी कि फूल मंजरी का नाम है गुल ए आफशा लिखा। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम इसमें अलंकार का वर्णन है, रसराज इसमें रस का वर्णन है, साहित्य सार, सतसई, लक्षण, श्रृंगार, अलंकार, पंचासिका, ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया। विकल्प डी सही है, अलंकार पर आधारित केशव का ग्रंथ है कवि प्रिया। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस या श्रृंगार रस का वर्णन है। ये चारों रचनाएं केशवदास की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 में काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। रसराज मतीराम की है। रसराज मतीराम की है। रस विलास देव की है। रस सारांश भिखारी दास की है। काव्य प्रकाश चिंतामणि के है। इस प्रकार 4-5-1-2 विकल्प सही है। 4-5-1-2 विकल्प ए सही है। विकल्प ए 4-5-1-2 विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। काव्य प्रकाश चिंतामणि रसराज मतीराम की, रस विलास देव की है, रस सारांश भिखारी दास की, रस प्रबोध रसलीन की है। एक इनकी और रचना है अंग दर्पण भी रसलीन की है। प्रश्न है, मेरी भवबाधा और हरव दोहा में किस कवि का है? मेरी भवबाधा हरव राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ये है बिहारी लाल का। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सस्तई और उसमें 713 दोहे पाए जाते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। प्रश्न है 103 और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कहा है? स्वाभाविक बात है, भाषा भूषण है तो ये महाराज जसवंत सिंह की रचना है। विकल्प सी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात रीतकालीन कवि जसवंत सिंह के विषय में कही। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध,
अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोच सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, ये सभी जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। मतीराम की रचनाएं देख लेते हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। प्रश्न 104, ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में कहा गया है? ये कहा गया घनानंद जी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विकल्प डी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में इसका रचना काल है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। रीतकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा। चलिए अगला प्रश्न। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? इस प्रश्न का उत्तर बिहारी ने किया है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भाषा की समाज शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी लाल ने 719, कहीं कहीं 713 भी बताया जाता है, दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की। जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतबद्ध कवि हैं और घनानंद रीत मुक्त कवि के अंतर आते हैं। घनानंद के अलावा बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीत मुक्त कवि के अंतर्गत भी आते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? रसलीन, ये शिवा वामनी भूषण कवि का है। भूषण का अंगद दर्पण, ये अंगद दर्पण रसलीन का है। चिंतामणि का काव्य प्रकाश, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंतामणि का काव्य प्रकाश, मतीराम का रसराज है और भूषण का शिवा वामनी, रसलीन का रस प्रबोध, कुलपति मिश्र का रस रहस्य और रसलीन का अंगद दर्पण आदि रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न। रीत काल में किस रस की प्रधानता रही है? रीत काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। विकल्प ए सही है। श्रृंगार रस की प्रधानता रीत काल में रही। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी की भी श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। आचार्य विश्वनाथ ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक भेद, उनका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। चलिए अगला प्रश्न। केशवदास की कृति नहीं है। केशवदास की अनेकार्थ मंजरी, ये नंददास का है। अनेकार्थ मंजरी नंददास का है। विकल्प सी सही है। अनेकार्थ मंजरी केशवदास की न होकर ये नंददास की है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित नरोत्तम दास की भी है सुदामा चरित, बीरा मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। यहाँ पर भंवर गीत नंददास की है और भ्रमर गीत सूरदास की भी रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी केशवदास की रचनाएं देख लेते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शी छंदमाल और विज्ञान गीता, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशवदास को रीतबद्ध कवि के रूप में रखा जाना
समीचीन है, विकल्प ए सही है। केशवदास रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। नगेन ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास का समय 1555 से 1617 ईस्वी को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतबद्ध कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। दास को रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा जाता है। प्रश्न है 110, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम वीर रस के कवि भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता रीतकाल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण है। चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वे हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूषण के बारे में कहा इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण जिसका रचना काल है 1673 ईस्वी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि रचनाएं हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमसे प्रतिदिन बने रहना चाहते हैं या जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।